लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लास्ट लेक्चर में हमने वही कंप्लीट किया था और उस लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन करके दी थी। आज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 पॉइंट्स जो दर्पण में एक्सप्लेन किए वो पहले कंप्लीट कर लेंगे। According to law of conservation of mechanical energy, the total addition of kinetic energy plus potential energy is a constant. It's called mechanical energy. But change in kinetic energy plus change in potential energy equal to 0. और इसके लिए हमने जो कंप्लीट किया था, सपोज ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो ऊपर जाते वक्त काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। लेकिन जब वो डाउनवर्ड वापस आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। पूरे पाथ कहीं भी ये दोनों की जो एडिशन है डेल्टा के प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, बिकॉज किसी एक को इंक्रीज, सेकेंड डिक्रीज, इंक्रीज मतलब प्लस साइन, डिक्रीज मतलब नेगेटिव साइन। ओके, तो एडिशन क्या मिलेगा 0। ओके, लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड कांस्टेंट। एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब फ्रिक्शन होगा तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ओके, ऑब्जेक्ट जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एयर रेजिस्टेंस होगा तो भी फ्रिक्शन लगेगा। तो वो सब फील्ड के लिए नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बताया जाता है, प्लस क्यू ऐसा लिखा जाएगा। क्लियर? और सेकेंड चीज ऐसी कि कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर कंजर्वेटिव फील्ड एज पर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव फील्ड है। ओके, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाने के बाद वापस वही आएगा। ये सपोज अपवर्ड डायरेक्शन गया और वापस वही आएगा तो हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा इसका मतलब वर्क नहीं होगा। कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर ऑब्जेक्ट सपोज इस तरह से कहीं भी जाके वापस घूम के वापस उसी पॉइंट पे वापस आएगा तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। क्लोज लूप के ऊपर या क्लोज सरफेस के ऊपर कहीं भी रोटेट होने के बाद ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0। सो इन कंजर्वेटिव फील्ड ओके वर्क की वैल्यू हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा इसका मतलब वर्क की वैल्यू क्या मिलेगी 0 होगी। क्लियर? अब एक एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे जिस एग्जांपल से उन लोगों ने वेलोसिटी कैलकुलेट करके दी है। ये एग्जांपल स्पेशली काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के लिए है और उसके बाद हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, किसी h हाइट के ऊपर, किसी h हाइट के ऊपर टोटल आप एनर्जी, सपोज ऑब्जेक्ट जो है, सपोज मान लो कि ऑब्जेक्ट को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, ये इजी रहेगा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ओके हेलो माइक्रोफोन बंद रखो। जस्ट अ मिनट। जब ऑब्जेक्ट आप अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रो करेंगे ओके तो इनिशियल वेलोसिटी v ऊपर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0। ओके, h हाइट के लिए सपोज v इक्वल टू vh, v इक्वल टू क्या लिखते हैं vh, और टोटल हाइट सपोज कैपिटल H, क्या लिखेंगे कैपिटल H। ओके, डिफरेंट 3, सपोज इस हाइट को, ये टोटल हाइट कैपिटल H, इस हाइट को लिखेंगे स्मॉल h।
तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूएशन हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो एच हाइट के लिए, एच हाइट के लिए जब टोटल एनर्जी लिखनी है, सो 1/2 mv स्क्वायर प्लस mg h, लेकिन ऊपर तो वेलोसिटी 0 होती है, सो EH इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mgh। ओके, लेकिन इस हाइट के लिए लिखा है तो EH 1/2 mvh स्क्वायर प्लस mgh, 1/2 vh स्क्वायर प्लस mgh। लेकिन इनिशियली लिखना है तो इनिशियली सिर्फ एक ही एनर्जी होती है और वो होगी E0 इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। इनिशियली जो आप हो गए 1/2 क्या होगा, mv स्क्वायर। ओके, अब ऊपर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जितनी पोटेंशियल एनर्जी ऊपर होती है उतनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ होगी। ओके, तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, EH इज इक्वल टू E0 मतलब mgh इज इक्वल टू mv स्क्वायर, mv स्क्वायर। ओके, ये वापस आएगा तो भी यहाँ इतनी का है, सपोज आपका ऊपर डायरेक्शन में थ्रो किया, बाद में वापस आया तो भी यहाँ उतनी ही काइनेटिक एनर्जी, जिसको सपोज फाइनल भी लिखे m कैंसल, so vf square is equal to 2gh and vf is equal to under 2gh। तो पहले भी हमने ये फॉर्मूला लिखी है कि ऑब्जेक्ट जब फ्रीली फॉल होती है तो उसके लिए वेलोसिटी की फॉर्मूला होगी √2gh। ओके, अब एक चीज और कि जैसे दोनों की एनर्जी इक्वल थी, सिमिलरली ये दोनों की एनर्जी भी इक्वल होगी, EH is equal to EH, तो ये तो होगा mgh। आज की एनर्जी क्या लिखेंगे, 1/2 mvh स्क्वायर प्लस mgh। ओके, अब दोनों साइड से पहले m कैंसिल कर दो, हमको vh कैलकुलेट करना है, m कैंसिल कर दिया। ओके, अब m कैंसिल करेंगे तो सबसे पहले gh ये इधर ले लो, माइनस gh इज इक्वल टू vh स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, vh स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ओके, 2 इधर ले लो, g कॉमन निकाल दो, h माइनस h इज इक्वल टू v स्क्वायर, h माइनस h बोल क्या होगा, v स्क्वायर, एंड देयरफॉर v स्क्वायर मतलब vh स्क्वायर, सो vh इज इक्वल टू अंडर रूट 2g h माइनस h। क्लियर? तो ये भी वेलोसिटी, तो ये दोनों फर्क क्या हो, कुछ नहीं, यहाँ से आपने फ्रीली फॉल किया था तो यहाँ की आपको क्या चाहिए वेलोसिटी, और यहाँ तक की वेलोसिटी थे, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, ये दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिपेंड ऑन अ हाइट। देखो ये हाइट यहाँ थी, फ्री फॉल यहाँ से हुआ था, ये दोनों के बीच की डिफरेंस क्या होती है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये डिस्टेंस होगा। यहाँ से फ्रीली फॉल किया, अर्थ पे कोलाइड होगा तो हाइट कितनी होगी, तो कैपिटल एच, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन ओनली डिपेंड ऑन हाइट। ओके, ये उन लोगों ने आपको पूरी एक एग्जांपल क्वेश्चन नंबर में बताऊं तो 28 नंबर, एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ अ मैकेनिकल एनर्जी फॉर अ फ्री फॉल बॉडी, ऐसा करके क्वेश्चन लिख के दिया है, फ्री फॉल बॉडी। लास्ट में 25 किया था, 26 27 एक बार नहीं पढ़ेंगे चलेगा, 3 डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड चलेगा या फोर्स चलेगा, लेकिन मेन 28 नंबर, इससे आपको एनर्जी का चेंज क्या हो पता चल जाएगा। चलो जल्दी फटाफट एक बार 28 पढ़ लो, तो आगे नई थियरी स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आज पोटेंशियल एनर्जी हमको कंप्लीट कर लेना है, फटाफट इसको पढ़ लो, 28 नंबर।
कंप्लीट हुआ तो बाकी डन। ओके, मतलब ये एग्जाम्पल से सिंपल इतना ही था। ऑलवेज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन अ हाइट। ये वेलोसिटी फाइनल है, मतलब यहाँ से फ्रीली फॉल किया, यहाँ कोलाइड होगा, वेलोसिटी क्या होगी, सो 2gh, मतलब टोटल हाइट पे डिपेंड हुआ। ओके, जब यहाँ से फ्रीली फॉल किया तो स्मॉल h हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी, सो अंडर 2gh माइनस 2g और स्क्वायर रूट तो कॉमन ही है, h माइनस स्मॉल h, मतलब ये डिफरेंस हुआ। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिपेंड ऑन अ हाइट। ओके, अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि स्प्रिंग जो है उसको कंप्रेस करेंगे या स्ट्रेस करेंगे तो दोनों कंडीशन के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है। सपोज मैंने लेंथ इंक्रीज की, जैसे जैसे आप लेंथ इंक्रीज करेंगे अंदर की ओर एक फोर्स इंक्रीज होता जा रहा है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बताते हैं, और वो रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड ऑन changing length but in opposite direction. Suppose कि जितनी ज्यादा लेंथ आप इंक्रीज करेंगे, ओके, तो क्या लिखा कि F रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। कितना आपने एक्सपांशन किया, सपोज यहाँ ओरिजिनल लेंथ थी, तो ये जो चेंज हुआ मतलब ओरिजिन से यहाँ तक, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स जितना ज्यादा उतना फोर्स ज्यादा, लेकिन F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल्टा एक्स लिखेंगे। माइनस इसलिए लिखना है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, ये रिस्टोरिंग फोर्स जो प्रोड्यूस होगा वो अपवर्ड होगा, एंड देयरफॉर F इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा एक्स, माइनस के डेल्टा एक्स। के इज अ फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा हूं मैं। के की फॉर्मूला लिखे सो F अपन डेल्टा एक्स, माइनस तो इतना था कि सिर्फ ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फॉर मैग्नीट्यूड K is equal to F upon delta X. So what is the unit of spring constant? So force unit Newton, change in length meter. So unit of K मतलब force constant क्या होगा, न्यूटन अपॉन मीटर। ओके चलो आज बनाओ, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगी, डायमेंशन फॉर्मूला, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 l2 t minus 2 फॉर फोर्स और लेंथ के लिए l/1. So what is the ratio, m1 l1 t minus 2। सही लिखा मैंने, डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स यही गलत लिखा मैंने, m1 l2 t minus 2, ये डायमेंशन फॉर्मूला वर्क की है। फोर्स के लिए होता है m1 l1 t minus 2 एंड देन रेशियो इज m1 l0 t minus 2. So now unit of force constant is Newton upon meter. Dimension formula m1 l0 t minus 2. Okay, okay, इससे भी हम एक यूनिट बना सकते हैं, m मतलब मास, लेंथ 0 है, सेकंड रेज़ टू माइनस 2, क्या यूनिट बना। अब एग्जाम में पूछा है kg बाई सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, तो बोले कि ऐसा तो कोई यूनिट पढ़ा ही नहीं था, लेकिन आप डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ तो पता चलेगा न्यूटन अपॉन मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए लिखा जाता है। और सपोज आप सेकंड चैप्टर की पूरी टेबल जानते हैं तो उसमें न्यूटन अपॉन मीटर यूनिट सरफेस टेंशन के लिए भी होता है, सरफेस टेंशन की भी यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर है, फोर्स कांस्टेंट की भी यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर है, और दोनों की डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल है, m1 l0 t minus 2, m1 l0 t minus 2। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन मैंने फोर्स कांस्टेंट की दी, जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ काम में आएगी। इससे पहले यही लिख के दिया है, इसे 3 डायग्राम टेक्स्ट में बनाए कि जो लेंथ चेंज होती है वो एक्स एक्सिस पे होती है, मतलब सबसे पहले स्प्रिंग जो ड्रॉ करके दी वो ओरिजिनल कंडीशन में दी ऐसे,
ये x इक्वल टू 0 बाद में। ये जो ड्रॉ करके दिया, ओके, इसमें ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस x, कंप्रेस करेंगे, ओके, x इक्वल टू माइनस एक्स। तो जितना एक्सपांड किया उतना हमने कंप्रेस किया। इस तरह की डायग्राम उन लोगों ने ड्रॉ कर दी, ओके, भाई इतना एक्सपेंड होता है इतना क्या होगा, कंप्रेस होगा। 3 डायग्राम इस तरह से उन लोगों ने ड्रॉ करके दिए। अब तीनों के लिए बताओ, तो इसमें देखो एफ इज F इज इक्वल टू 0, फोर्स यहाँ क्या है 0, सिर्फ स्टेडी है, और x इक्वल टू भी क्या होगा 0। अब उसने लिख के दिया कि यहाँ F रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव होगा, कि बाहर एक्सपांशन है तो अंदर की ओर जाएगा, ओके, लेकिन x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके लिए लिखना है तो फोर्स पॉजिटिव होगा, x क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। क्लियर? तो डायग्राम के अंदर ही 2-3 एमसीक्यू दे दिए गए। सपोज डायग्राम ड्रॉ करके दिया, बता कि कहाँ है पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमको ये पता चल जाना चाहिए। क्लियर? और जो रिस्टोरिंग फोर्स है ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ चेंज इन लेंथ, लेंथ की ऑपोजिट डायरेक्शन में वो रहेगा। सो F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जो हमने लिखा था वो इस इक्वेशन से लिखा था। तो पूरा पैराग्राफ करके एक्सप्लेन करके दिया है, और चेक करो कि उन लोगों ने मतलब क्वेश्चन नंबर 29 पूरा जो मतलब पैराग्राफ है, पेज में पूरा हाफ पेज है, उसके लिए कंप्लीट करके दिया। अब उसके बाद उसने क्या बताया कि सपोज यहाँ से इसको हम एक्सपांड करेंगे, मतलब x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू xm, x इक्वल टू क्या लिखा है उसने xm तक हम उसको ले जाएंगे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। यहाँ तो कोई फोर्स है ही नहीं, अब मैंने फोर्स लगाया और इसको आगे की ओर लिया, तो यहाँ से ब्लॉक उधर ले जाना है, तो कितना वर्क करेंगे, कितना वर्क करेंगे। तो वर्क की फॉर्मूला पहले भी हमने पढ़ी थी कि सपोज मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। देखो ये फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल इसलिए कि फोर्स की फॉर्मूला मैंने अभी लिखी थी, F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एंड F इज इक्वल टू क्या लिखा था माइनस के एक्स, F इक्वल टू माइनस के एक्स, ओके। तो F इक्वल टू माइनस के मतलब ये फोर्स डिपेंड ऑन पोजीशन, ये फोर्स डिपेंड ऑन पोजीशन, मतलब ये वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क की फॉर्मूला है वो है वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F इंटू क्या लिखेंगे dx, F इंटू क्या लिखेंगे हम dx। यहाँ फोर्स कितना है, चलो स्प्रिंग कहां से कहां तक एक्सपेंड मतलब आपको एक्सपांड करनी है, सो 0 टू xm, मतलब ये मैक्सिमम तक इसको ले जाना है, तो 0 टू xm। फोर्स की वैल्यू क्या होगी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। चलो इसमें कांस्टेंट क्या है माइनस के, इंटीग्रेशन से बाहर रख दो, तो इंटीग्रेशन 0 टू xm x इंटू डी एक्स। अब सपोज आपको पता हो तो इंटीग्रेशन 3rd चैप्टर में पढ़ा था, 4th में भी एक्सप्लेन हुआ था। इंटीग्रेट करने की फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, याद नहीं तो फिर से x रेस टू n dx, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ x रेस टू क्या है n है, नहीं x रेस टू 1 है, क्योंकि हमारे पास इतनी फॉर्मूला है। तो n इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, so now x raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1, what is the answer? So x square by 2, x square by 2। तो यहाँ लिखा हूं देखो, वर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या था माइनस के, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई
एक्स स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? तो 0 टू xm तक। ओके, पहले आप अपर लिमिट रखेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट रखना है। सो माइनस के अपर लिमिट, सो xm स्क्वायर डिवाइड बाई 2, माइनस करके लोअर लिमिट 0 रखो यहाँ 0। सो नाउ वर्क इज इक्वल टू माइनस 1/2 के xm स्क्वायर। क्या मिला? माइनस के xm स्क्वायर। कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज हुआ के उस हिसाब से मिलेगा। ओके, अंदर क्यों जाएंगे? पॉजिटिव, बाहर हो गए तो नेगेटिव। एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है। ओके, हाँ, एक चीज और कि ये दो टाइप की वर्क है, इसमें लिख के दिया है, द स्प्रिंग डज वर्क, स्प्रिंग डज वर्क। ये किसने वर्क किया? स्प्रिंग ने, क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स कहाँ प्रोड्यूस हुई? स्प्रिंग में। स्प्रिंग डज वर्क इज अ -1/2 kx²। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स, ये तो स्प्रिंग में लगने वाली फोर्स थी जो इनसाइड थी, इसलिए माइनस लिया। लेकिन आप इसको एक्सपांड करेंगे तो आप खुद फोर्स देंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स से लगने वाली वर्क या होने वाली वर्क, सो 1/2 kx²। जितना नेगेटिव है उतना ही क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। अब सपोज मान लो कि इनिशियल कंडीशन की वर्क तो 0, तो यहां तक जाने के लिए स्प्रिंग ने कितना वर्क किया? माइनस। एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया? प्लस। ओके, इनिशियल पोजीशन की सपोज वर्क 0 है, तो फाइनल पोजीशन की वर्क W इज इक्वल टू 1/2 kxm²। W इक्वल टू 1/2 क्या लिखा? kxm²। ओके, उन लोगों ने इसकी ग्राफ भी बना के दिए। सपोज फोर्स यहाँ बना दिया, फोर्स, ओके, वर्सेस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। क्यों? फोर्स की फॉर्मूला है Fs इज इक्वल टू -kx, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और सपोज 0 से स्टार्ट करके हमने जो एक्सपेंशन की वो xm तक थी, स्प्रिंग 0 से लेके कहां तक ले गए? xm। तो इस पोर्शन की हमको क्या फाइंड करनी पड़ेगी? एरिया। इस पोर्शन के लिए भी सपोज आप एरिया फाइंड करेंगे, इस पोर्शन के लिए भी आप एरिया फाइंड करेंगे, तो वही आंसर मिलेगा, तो भी आपको वही आंसर मिलेगा। इस पोर्शन की एरिया सपोज कैलकुलेट करनी है, तो ट्रायंगल की एरिया क्या होती है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो नाउ 1/2 क्या लिखेंगे? xm। ओके, ये क्या होगा? xm। तो इसको क्या बताएंगे? फोर्स। इसको क्या लिखेंगे हम? फोर्स। सो माइनस Fs। सो 1/2 xm फोर्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के xm। ये फोर्स की फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू, एक मिनट, फोर्स की, हाँ, F इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस था, फोर्स माइनस था ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सो आंसर इज 1/2 kxm²। चेक करो कि हमने जो थ्योरी से कैलकुलेट करके दिया वो और एरिया से फाइंड किया, दोनों इक्वल आता है। 1/2 kxm² और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी क्या होगा? 1/2 kxm²। ओके, लेकिन उन लोगों ने इसी चीज को फिर से एक बार और एक्सप्लेन करके दिया, इनिशियल और फाइनल करके, इनिशियल और फाइनल करके। ओके, अब चेक करो कि 29 नंबर के अंदर ये पूरी फॉर्मूला आ जाने के बाद उन लोगों ने लिखा है, hence if the block is moved from initial displacement xi to final displacement xf। इनिशियल टू फाइनल इसलिए बताएं कि पहले यहाँ 0 था, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, और वहां से मैक्सिमम तक गए। लेकिन सपोज किसी थोड़े बहुत डिस्प्लेसमेंट के बाद आपको वर्क कैलकुलेट करना है, तो आपको इंटीग्रेशन की लिमिट ही चेंज करनी है, सिर्फ xi टू xf चेंज क्या करना है? xi टू xf। समझो कि पूरी कैलकुलेशन में फिर से लिखूंगा तो इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। देखो, xi टू xf, यहाँ भी xi टू xf। चलो ब्लू पेन से इसको चेंज करके आपको दे रहा हूं। इसी कैलकुलेशन के अंदर ये xi से xf तक जाएंगे, xi से xf तक जाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे? xi टू xf। सिमिलरली, ओके, पहले हम क्या रखेंगे? xf, यहाँ क्या रखेंगे? xi स्क्वायर
अपॉन 2, xi² अपॉन 2। क्लियर? पता चला? तो ये वाली फार्मूला उन लोगों ने भी लिख के दी है, ये वाली फार्मूला उन लोगों ने भी लिख के दी है, लेकिन लिखते वक्त उन लोगों ने क्या किया, ये मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो क्या लिखेंगे, माइनस माइनस से प्लस होगा, तो पहले लिखा k xi² by 2 k x² डिवाइड बाय 2। इस टाइप की फार्मूला टेक्स्ट में उन लोगों ने लिख के दी है, स्प्रिंग से होने वाली वर्क करके लिख के दिया। अब सपोज मान लो एक किसी भी स्प्रिंग के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन इक्वल है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वर्क की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ओके, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, ये सिंप्लीफिकेशन सपोज आपको याद रहता है तो एक सिंपल वर्डिंग कि किसी भी स्प्रिंग की एक्सपांशन या कंप्रेस करने के लिए आपको जो वर्क करना पड़ेगा, वर्क 1/2 kx², 1/2 kx², 1/2 कांस्टेंट, k स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज अ डिस्प्लेसमेंट, कितना एक्सटेंड करेंगे या कंप्रेस करेंगे, याद रखना है। ओके, और एक चीज, इनिशियल कंडीशन में 0 है तो फाइनल कंडीशन की वर्क को एनर्जी भी बताया जाता है। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसा करके लिखेंगे तो भी चलेगा, इसको क्या लिखा जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ 29 नंबर वाली क्वेश्चन कंप्लीट करो, 29।
ये प्रॉपरली पढ़ना है, जो चीज नहीं पता चलती है पूछना, ये क्वेश्चन प्रॉपर प्रिपेयर करना है। Explain the elastic potential energy of spring and obtain the expression for this energy. मतलब W is equal to 1/2 kxm square. ये 6 चैप्टर 4th चैप्टर है। 6 चैप्टर से जहां से 5 मार्क्स क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है। 4 से तो होता ही है, लेकिन 6 या 7 से कभी कभी 5 मार्क्स क्वेश्चन होगा, तब ये सभी न्यूमेरिकल या थियोरी प्रॉपर याद रहनी चाहिए। हो गया कंप्लीट? बाकी डन सर। पूरे कैलकुलेशन के वक्त इंटीग्रेशन की फार्मूला इंटीग्रेशन x to n dx इक्वल टू x to n plus 1 अपन n plus 1, इस तरह से इंटीग्रेशन हुआ है। 3rd चैप्टर में भी था, 4th में भी न्यूमेरिकल्स थे, लेकिन 3rd में ज्यादा हमने इसको यूज किया था, और उसी चैप्टर से फार्मूला हमने फिर से एक बार इंटीग्रेशन की यूज की, और अभी इंटीग्रेशन की यही फार्मूला सिर्फ चलेगी। कौन सी? x to n dx इक्वल टू x to n plus 1 upon n plus 1। अब जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन दी है, वो एक्सप्रेशन ऐसे बताया कि जब स्प्रिंग ऑसिलेट करेंगे, जब स्प्रिंग ऑसिलेट होती है तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन, एज फॉर एग्जांपल स्प्रिंग के किसी एक एंड पे हमने वेट रखा और बाद में उसको ऑसिलेट किया। ऑसिलेट करेंगे तो कुछ थोड़े बहुत नीचे तक हुआ आएगा और कंप्रेस होगा तो उतना ही ऊपर तक जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा। ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस एक्सएम, x इक्वल प्लस, इसके बीच में ऑसिलेट होता रहेगा। ओके, अब हम लोग x इक्वल टू 0 मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर उसके पास जो एनर्जी है, ओके, वो है 1/2 kx स्क्वायर, 1/2 kx स्क्वायर। अब सपोज आपने यहाँ तक इसको एक्सटेंड किया तो एक्सटर्नल फोर्स दिया, और एक्सटर्नल फोर्स से वो मोमेंट होकर यहाँ तक आएगा, तो इसका मतलब 1/2 kxl स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर। देखो जब यहाँ तक था तो उसके अंदर नेचुरली जो है 1/2 mv स्क्वायर 1/2 kx स्क्वायर जितनी एनर्जी होती है। अब आपने काइनेटिक एनर्जी लेके यहाँ तक लिया तो एनर्जी आपने ऐड कर दी, तो आपको यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी 1/2 kxl स्क्वायर। ओके, अब सपोज मान लो कि वहां मैक्सिमम तक जाने की जो वेलोसिटी है वो 1/2 mvm स्क्वायर है, तो वहां काइनेटिक एनर्जी भी 1/2 kxm स्क्वायर होगी। ये कौन सी फॉर्मूला मैंने यूज की? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। मतलब दोनों को कंपेयर कर सकते हैं,
अब जब दोनों को कंपेयर करेंगे, ये कैंसिल कर दो चलो, सो Vm स्क्वायर इज इक्वल टू K बाय M इंटू XM स्क्वायर, ये उधर गया। ओके, नाउ Vm मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट Km इंटू XM। सिंपल चीज है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्लियर। तो इससे हम टाइम की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमको आपने चेक किया, ये स्क्वायर रूट कर दिया। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेकेंड इनवर्स होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेकेंड इनवर्स, क्योंकि सब देखो Vm इज इक्वल टू XM, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, सो रूट m अपॉन k, ये टाइम होगा, मतलब रूट m अपॉन k की यूनिट होगी सेकेंड, लेकिन रूट k बाय m की यूनिट होगी सेकेंड इनवर्स। इसकी यूनिट क्या होगी, सेकेंड इनवर्स। ओके, सो नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, ये कॉम्पिटिटिव पूछा इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रूट k बाय m m0 l0 t minus 1 is equivalent to frequency। फ्रीक्वेंसी में भी इस तरह से लिखते थे m0 l0 t minus 1, क्लियर, सिंपल। तो इसका मतलब क्या, इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स, इसकी यूनिट सेकंड है, मीटर अपन सेकंड, मतलब वेलोसिटी की यूनिट इसमें हो जाएगी। सो दैट इसे लिखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ओबेड इन पुलिंग और कंप्रेसिंग द ब्लॉक एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग। इसका पुल करो या कंप्रेस करो, ऑलवेज आपको ये एनर्जी मिलेगी। मतलब हमने देखा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और कंप्लीट करके लिया तो आंसर राइट मिलता है, क्लियर। अब उन लोगों ने बताया कि ये सब होता कैसे है, जब स्प्रिंग ऑसिलेट होती है। अब समझो स्प्रिंग को आपने नीचे कर खींचा, यहाँ से फ्री कर दिया, ऊपर जाएगी, यहाँ ऑसिलेट होगी, इसका मतलब यहाँ और यहाँ दोनों एंड पे वो स्टेडी होता है, लेकिन यहाँ इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इसकी ऑसिलेशन के हिसाब से सपोज आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये दोनों पोजीशन पे, ये दोनों पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि वो स्टेडी होता है। और यहाँ क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ मैक्सिमम क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और दोनों का ऐड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसको क्या बताएंगे, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो एक ग्राफ से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सब चेंज कैसे होगा, क्योंकि देखो मैंने यहाँ x इक्वल टू 0 लिया, ओके, ये कॉम्प्रेस किया तो इसमें माइनस किया और इसको प्लस, लेकिन सपोज ग्राफ के हिसाब से चेक करेंगे तो ग्राफ x इक्वल टू 0, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव y, नीचे आएंगे तो नेगेटिव y, ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ सभी डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ होगी एनर्जी। ओके, पहले जो बता रहा हूँ, ये प्लस XM के लिए और ये माइनस XM के लिए। ये जो ग्राफ बनेगा वो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया फॉर x इक्वल टू 0, फॉर x इक्वल टू 0, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट स्टेडी हो जाता है। ग्राफ चेक करो, x इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, लेकिन दोनों एंड पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। अब जो ग्राफ बनाओ पोटेंशियल एनर्जी का है, ओके, तो यहाँ क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी 0, क्यों 0, सेंटर पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और एंड के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। तो ये वाला ग्राफ जो ब्लू कलर का मैंने बनाया वो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ब्लैक कलर वाली जो ग्राफ बनाई वो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, और जो डॉटेड लाइन करके मैंने बताया वो मैकेनिकल एनर्जी है, E is equal to K plus, जो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी।
वो चेंज होगा ही नहीं, कभी चेंज नहीं होगा। ये टेढ़ा हो गया वो कभी चेंज नहीं होगा। पूरे पाथ के ऊपर कहीं भी चेक करिए, लाइन स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अब सपोज टेक्स्ट बुक के अंदर एक क्या दर्पण के अंदर चेक करो, 348 नंबर पेज चेक करो, जहां आपको बहुत सारे एमसीक्यू की वैल्यू से दी है, और इसमें भी 31 नंबर क्वेश्चन देखो। कौन सा 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kxm²। मिला था Yes, इक्वेशन। sir. ओके, इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी Vx, वो लोग Vx लिखते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर से आपको बताया आप U करके लिखना, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। U इज इक्वल टू 1/2, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होगी, U इज इक्वल टू 1/2 kxm²। क्लियर? ओके, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू 1/2 mvm²। बराबर से लिखा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब x इक्वल टू 0। अब नीचे एक पूरा टेबल बना के दिया, पहले लिखा xm, xm मतलब पॉजिटिव। इस xm के लिए देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ 0। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ क्या होगी 0। पहले xm के लिए पढ़ रहा हूँ, हम ऐसे ऐसे लाइन लिख के दियो। चलो मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ। पहले xm काइनेटिक एनर्जी, बाद में उसने लिखा पोटेंशियल एनर्जी, और बाद में लिखा मैकेनिकल एनर्जी। xm पे काइनेटिक एनर्जी कितनी 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी 1/2 kxm²। किसके लिए बात करें, यहाँ जब स्प्रिंग ऑसिलेट होती है, जब स्प्रिंग ऐसे ऑसिलेट होती है तो यहाँ स्टेडी हो जाती है। स्टेडी होती है मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम। तो टोटल एनर्जी मतलब फेस प्लस स्पेस इज इक्वल टू 1/2 xm²। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए यहाँ की बात करो, तो यहाँ सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब 1/2 vm²। पोटेंशियल क्या हो जाएगी 0, एडिशन कितना होगा 1/2 mvm²। ओके, अब किसके लिए लिखेंगे, माइनस xm के लिए। तो माइनस xm, वहां काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kxm², और एडिशन भी क्या होगी 1/2 kxm²। तो इस पोजीशन पे क्या होगा वो लोगों ने लिख के दिया, और ये सभी वैल्यूएशन के हिसाब से उन लोगों ने ग्राफ बनाया। ये ग्राफ फिर से चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन के अंदर हम फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि ऑसिलेशन वाले जो चैप्टर है 14 नंबर चैप्टर ऑसिलेशन, ये स्प्रिंग के लिए एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए आज जो ग्राफ हमने बनाया उसको ज्यादा एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 14 में करेंगे। तो आज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए कौन कौन से क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो पहले तो 28 हमने आगे वाला रिपीट किया था, 29, 30 एंड 31। आज होमवर्क के चारों क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। क्लियर? नेक्स्ट पीरियड से स्टार्ट होगा डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, और बाद में पावर, मतलब इस चैप्टर की थ्योरी बाद में कंप्लीट होगी। लेकिन जो कंप्लीट किया है एक एक टॉपिक हर रोज कंप्लीट करते हैं। ओके, आज हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट की, आगे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट किया था। हर टॉपिक प्रॉपर्ली कंप्लीट करते जाना है। क्लियर है? कोई डाउट आगे में कुछ? ओके चलो आज इतना ही रखेंगे। Thank you, sir. तो एनी डाउट?